पहाड़ी टोपी पहनाकर सीएम धामी ने किया पीएम मोदी का स्वागत। 4200 करोड़ के विकास योजनाओं का हुआ शिलान्यास लोकार्पण। पीएम बोले उत्तराखंड का होगा आने वाला दशक। पीएम मोदी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर की पूजा अर्चना। भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने पहने उत्तराखंड के परंपरागत कपड़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ किए पार्वती कुंड और ओम पर्वत के दर्शन। बच्चों से मिले पीएम। उद्योगपति मुकेश अंबानी पहुंचे बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल का लिया आशीर्वाद। 5 करोड़ रुपए किए दान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते पिथौरागढ़ से, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और वहीं पे उन्होंने रोड शो भी किया। बेहद महत्वपूर्ण ये उत्साह हो जाता है प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान, किस तरह से जो लोग हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। अपने पारंपरिक वस्त्रों में, पारंपरिक नृत्य के साथ, अपने पारंपरिक संगीत के साथ वहाँ के कलाकार भी देश का झंडा हाथ में लेते हुए, लहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए ये लोग, अपने आप में ये उत्साह बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री के दौरे से जिस तरह से इनके आकांक्षाएं, सपने और ज़्यादा बलवती हुए हैं इस पूरे इलाके में विकास के लिए, इस पूरे इलाके में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके अमली जामा पहनाने के लिए प्रधानमंत्री आज 4200 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उसी को देखते हुए इस क्षेत्र के विकास में जिस तरह से वर्तमान केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के विभिन्न लक्ष्यों में, प्रमुख लक्ष्यों में ये शामिल है, उसको देखते हुए ये दौरा बेहद अहम है और लोगों का उत्साह अपने आप में बताता है प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास, प्रधानमंत्री के प्रति लगाव, प्रधानमंत्री के काफिले पर वहाँ पर की जा रही है। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही भावनात्मक दृश्य इन्हें कहा जा सकता है। और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और जिस तरह के भाव, जिस तरह का उत्साह वहाँ पर दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री में विश्वास, और प्रधानमंत्री जो आज योजनाओं का वहाँ पर लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उससे इस क्षेत्र का जो विकास होगा उससे लोग काफ़ी आशान्वित हैं। हाँ बिल्कुल रमा, देखिए काफ़ी यहाँ पर लोगों में उत्साह है और अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की रैली भी अब शुरू होने वाली है। रैली ग्राउंड में तकरीबन प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं और काफ़ी उत्साह यहाँ पर लोगों को था। और जहाँ पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था, उसके बाद करीबन 3 से 4 किलोमीटर का लंबा रूट है जो रैली स्थल तक जाता है। उस रूट के दोनों साइड पे हजारों की संख्या में लोग खड़े थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री रैली में लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4200 करोड़ की परियोजना है। प्रधानमंत्री यहाँ पर उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री का ये दौरा अगर देखा जाए तो अभी प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। ये आज के उत्तराखंड दौरे का अंतिम वेन्यू है, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो हुई है पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगपोंग और गुंजी से, जो बिल्कुल चीन और नेपाल सीमा का इलाका है। इस इलाके में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचा है देश का, और काफी लोगों में खुशी देखी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुंचे। उसके अलावा जागेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, वो भी एक ऐसा मंदिर है जिसमें पहली बार देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचे हैं। तो लोगों में काफी उत्साह इस पूरे दौरे को लेकर।
पीएम मोदी एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव से पहले उनके दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम ने पिथौरागढ़ को 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी सुबह आदि कैलाश के दर्शन को पहुंचे और पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। दोपहर में मोदी ने जागेश्वर धाम में पूजा की और फिर वापस पिथौरागढ़ लौटकर जनसभा की। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की अगवानी की। आज प्रातःकाल से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानसखंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा। आज इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 की समिट हमको भी आयोजित करने का अवसर आपने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति हुई, जिस प्रकार से आज संपूर्ण दुनिया के अंदर, मैं पिछले दिनों आपका मार्गदर्शन लेकर उत्तराखंड के अंदर निवेश आए, इसके लिए मैं इंग्लैंड की यात्रा पर गया था। वहां मुझे विभिन्न इंग्लैंड सरकार के मंत्रियों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ। तो जब वो G20 की चर्चा कर रहे थे और आपके नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो मेरा सीना तो फूल ही रहा था। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपने जिस प्रकार से G20 के कारण पूरे भारत का सामर्थ्य, पूरे भारत की संस्कृति को दुनिया को दिखाने का काम किया है। 140 करोड़ भारतवासियों का सीना और मस्तक ऊंचा करने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने जो उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प जो लिया है, वो उत्तराखंड का निश्चित रूप से कायाकल्प करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बाबा केदार के धाम में आपके मुंह से जो शिव रूपी शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यह हमें एक नए उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। यह कथन हमें गर्व की अनुभूति कराता है। वहीं उस दूसरी ओर हर उत्तराखंडी को अपने कर्तव्य पथ का भी बोध कराता है। मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर और दूर दूर से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दिए जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। यहां मानसखंड में
बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पूर्णागिरी, कसार देवी, कैची धाम, कटारमल, नाना कमता, रीठा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले पीएम मोदी एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव से पहले उनके दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पीएम ने पिथौरागढ़ को 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। वहीं इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महारा ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधा। महारा ने कहा कि ये ना तो सौगात है और ना ही खैरात है, बल्कि ये उत्तराखंड का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी भीषण आपदा आई हो और जिस राज्य में 40% ऑल वेदर रोड खुर्द बुर्द हो चुकी हो, उस राज्य के लिए 4200 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो सौगात नहीं मांगता, ना ही ये खैरात है, ये हमारा अधिकार है। और 4200 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसमें इतनी भीषण बाढ़ और उसकी आपदा आई है, पहाड़ टूट रहे हैं, ऑल वेदर रोड 40% रोड जो है खुर्द बुर्द हो रखी है, उसमें मलबा आया है, चट्टानें गिरी हैं, रोडें टूटी हैं, तो 4200 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरे का जैसा है। मैं प्रचार मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में मणिपुर और सिक्किम को आपकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मणिपुर 5 महीने से चल रहा है, सिक्किम बाढ़ और आपदा से ग्रसित है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा रहे, आपको वहाँ होना चाहिए था। आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते केदारनाथ की जैसी घटना यहाँ दोबारा हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को सोशल मीडिया विभाग ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में लोगों से जुड़ने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। विभाग के प्रदेश प्रभारी शुजा गांधी की मौजूदगी में ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए शुजा गांधी का कहना है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सच की आवाज बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े स्लोगन के साथ इस व्हाट्सएप नंबर को लॉन्च किया है। कि आज हमने जो है अपना उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया का व्हाट्सएप नंबर जो है लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने के पीछे का जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारी बातें जो है नीचे तक जा सके और नीचे की जो बात है वो ऊपर तक आ सके। हमारा जो स्लोगन है सच की आवाज़ बने उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े, और ये नंबर है हमारा 8126918910। क्योंकि आज जो है हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर उठ गई है। आज हमारी लड़ाई जो है सच और झूठ के बीच की है। नीचे से जो इन्फॉर्मेशन है, जो फर्जी खबरें, जो डिसइन्फॉर्मेशन नीचे चल रही है, नंबर के माध्यम से हमारे पास आएगी और हम उसका सच जो है उनको देंगे, और ताकि वो जो है झूठ का मुकाबला कर सके। कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में लालपुल के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की शिनाख्त कर ली गई है। वह यूपी का रहने वाला था। शव पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस को संदेह है कि यह हत्या का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नगर थाना क्षेत्र में लालपुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जो काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा था। इस पर जो है इसकी शिनाख्त जो है शिव कुमार उर्फ बबलू के रूप में हुई थी, और चूंकि उस समय शुरू में शिनाख्त नहीं हुई थी तो पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद उनके परिजन जो बाहर रहते हैं, उनके परिजन द्वारा आकर थाने पर एक शक के आधार पर कि जिन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु डेड बॉडी मिली थी, उसके आधार पर उन्होंने हत्या की आशंका व्यक्त की, जिस पर पटेल नगर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें टीम लगाई गई है, चूंकि जो उनके द्वारा शक जाहिर किया गया है
और वो गंभीर प्रकरण है, क्योंकि जिस तरह से डेड बॉडी मिली थी नाले में वो भी एक मतलब बड़ी उस तरह से सस्पेक्टेड रूप में मिली थी। तो किन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा, कब उसकी हत्या हुई थी या नहीं हुई थी, या क्या उसके पीछे कारण रहे उसकी मृत्यु के, इन सभी के लिए इसमें केस जो है रजिस्टर्ड कर लिया गया धारा 302 में। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सरकार किसानों और काश्तकारों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ग्रोथ सेंटरों को भी बना रही है, जिससे महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। राजधानी देहरादून के सेलाकुई में रेशम विभाग और रेशम फेडरेशन की तरफ से महिलाओं और किसानों के लिए ग्रोथ सेंटर बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को समय पर समर्थन मूल्य देना है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया है और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो रोजगार देने में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान पर है। प्रदेश हमारा रोजगार देने में जो आंकड़े सामने आए हैं वो दूसरे स्थान पे हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने 24 आवर्स जिस प्रकार से यहाँ के प्रदेश की जरूरतें समझी, यहाँ की आवश्यकताएं समझी, उन पर कार्य वो लगातार कर रहे हैं। और अब हम स्वरोजगार की जो पहले से हमारी मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, उसी को हम आगे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं और MSME के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लाकर रूरल एरिया को, रूरल इंफ्रा को हम आगे डेवलप कर रहे हैं और लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार प्रदान करने की ऐसी योजनाएं लाके उनको लाभान्वित कर रहे हैं। तो राज्य सरकार रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। किसानों काश्तकारों के लिए ग्रोथ सेंटर भी नए बनाए जा रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह खटीमा के नागरिक चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सालय में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक भी ली। बैठक में नागरिक चिकित्सालय में दी जा रही सुविधाओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 23 नए प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। बैठक थी, ये बैठक रूटीन की बैठक है और जो यहाँ का हेल्थ सेंटर है, CSC है, इसकी चिकित्सा प्रबंध समिति होती है। तो साल भर के जो खर्चे होते हैं, जो आय होती है और जो व्यय होता है, किन किन मदों पर होता है, तो एक जैसे हर ऑटोनोमस बॉडी में आय व्यय का खर्च होता है, बजट पास होता है, तो यहाँ की भी एक व्यवस्था है शासन की, उसी के तहत आज ये बैठक रखी गई है, जिसमें माननीय सांसद प्रतिनिधि होते हैं, माननीय विधायक प्रतिनिधि, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ बैठक कर ली गई है। और जो इनके रूटीन के खर्च होते हैं डिफरेंट उस पर, और जो आवश्यकता है बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, उनको लेकर के सारे प्रस्ताव रखे गए। कुल मिला के 23 प्रस्ताव थे और सारे प्रस्ताव जेन्युइन थे, तो सर्वसम्मति से उन प्रस्तावों को पास किया गया है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना की। इस दौरान सुरेश रैना पूरी तरह से आध्यात्म के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से भी आशीर्वाद लिया। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार क्रिकेटर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी टीम जीतेगी। चल रहा है, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। पहला मैच जीते, अभी दूसरा अफगानिस्तान के साथ चल रहा है। इंडिया का बहुत अच्छा चांस है। 2013 के बाद जो ICC ट्रॉफी आएगी, मुझे लगता है 2023 में आनी चाहिए। और जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 15 के 15 प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुलदीप यादव, विराट कोहली, KL राहुल, अब देखिए किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है टीम की। तो मुझे लगता है ये सही डायरेक्शन में जा रही है टीम। अभी बस गुरुजी का आशीर्वाद मिले और भारत को एक और विश्व कप मिले। हैट्रिक होनी चाहिए विश्व कप की। 2 हम जीत चुके हैं। 83 में, 2011 का मैं हिस्सा था, मुझे पता है, मेरे घर में वो मेडल भी रखा है। माँ बाप की दुआ लगती है, ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलता है, तो मेहनत करते रहो, फल तो जरूर मिलेगा। चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में 21वें राज्य स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ
जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। इस 4 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 26 टीम के 435 फुटबॉल खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोहरा ने बताया, अलग अलग वर्गों में चयनित 3 टीमें जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। फुटबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग में 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है। इसमें राज्य की 26 टीमें भाग ले रही हैं। अंडर 14 में जनपद की 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। अंडर 17 में 7 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और अंडर 19 वर्ग में 9 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और कुल इस क्षेत्र कुल मिला के लगभग 435 बच्चे हैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। उन चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन हेतु यह प्रतियोगिता चंपावत जनपद में आयोजित की। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां बद्रीनाथ पहुंचने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सामूहिक प्रयासों से चारधाम यात्रा का सफल संचालन हो रहा है। मंगलवार तक 15,37,740 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। इस दौरान अजेंद्र अजय ने संत कुटीर तक माता मूर्ति मंदिर मार्ग स्थित दर्शन पंक्ति का निरीक्षण, वीआईपी काउंटर में हेली और प्रोटोकॉल द्वारा आने वाले तीर्थयात्रियों का विवरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा श्री बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार पर किए जा रहे मरम्मत कार्यों का भी अवलोकन किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा की और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर उन्होंने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान की। उन्होंने चेक के माध्यम से धनराशि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को सौंपी। तो बद्रीनाथ धाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुकेश अंबानी बद्री विशाल भगवान के दर्शन करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को 5 करोड़ रुपए की राशि दान की। नगर निगम ने मलिन बस्तियों पर से हाउस टैक्स हटा लिया है। इस पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक वर्मा ने महापौर सुनील उनियाल को धन्यवाद देते हुए उनका आभार माना। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मलिन बस्ती वासियों को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। वहीं महापौर सुनील उनियाल ने कहा है कि मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा था उसमें कुछ गलतियां थी, इन गलतियों को अब ठीक कर लिया गया है। That point was very objectionable कि आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते इतने बड़े लोकतंत्र में कि आप कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बहुत दुखद था। और जब हमारे संज्ञान में ये आया तो हमने मेरे साहब से आग्रह किया और हमने लिख के दिया कि साहब ये बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमें इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष कहलाया जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने संज्ञान लिया इस बात का और उस जो पॉइंट को था, बिंदु जो वो था, उसको रेज कर दिया, इससे हटा दिया शपथ पत्र से। साथ ही कुछ और तब्दीलियाँ उन्होंने इसमें की हैं जो कि मलिन बस्ती वालों के मैं समझता हूँ हित में रहेंगी और आने वाला समय उनके लिए अच्छा होगा। मलिन बस्ती वालों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, मलिन बस्तियों से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कुछ त्रुटि थी। माननीय हमारे अशोक वर्मा जी ने उसको संज्ञान में डाला है और जो त्रुटियां थी हमने उनको ठीक किया है। हमारा उद्देश्य है कि मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि जो टैक्स की परिधि में आते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम टैक्स ले रहे हैं और टैक्स जमा करने में जो दिक्कतें आ रही थी उनको हमने दूर करने का प्रयास किया। कल जो है हमने एक बैठक बुलाई थी, माननीय वर्मा जी भी आए थे, माननीय हमारे पार्षद लोग भी आए थे। उसको संज्ञान में लेके जो है
उसको ठीक कर दिया गया है ताकि जनता को जो है टैक्स जमा करने में। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।